चलिए आइए ध्यान दीजिए। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान को हम पहले देखेंगे, उसके बाद जो है प्रायद्वीपीय पठार पे चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब देखिए, बात करें उत्तर भारत के विशाल मैदान को, खड़ा रहिए, खड़ा रहो, बरियाती में आएगा। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, हल्का इधर देखिए। अब उत्तर भारत की अगर विशाल मैदान की बात करें तो उत्तर भारत की विशाल मैदान माना जाता है कि उत्तर प्रदेश, साथ में बिहार, बंगाल और झारखंड के कुछ क्षेत्र में जो है ये उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान में कहा जाता है निर्माण में जो है सबसे महत्वपूर्ण तीन नदी का जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। और वह तीन नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र को माना जाता है। और इसका विस्तार जो है लगभग समझिए 3200 किलोमीटर, अप्रॉक्स 3200 किलोमीटर माना जाता है। और कहीं ना कहीं 7 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है इसका विस्तार माना जाता है। और इस विशाल मैदान को जो है 4 भाग में बांटा गया है। इस विशाल मैदान को 4 भाग में बांटा गया है। 4 भाग कुछ इस प्रकार है। यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम कहेंगे पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान, उसके बाद हम कहेंगे राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान, और इसके बाद आप याद रखिएगा गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, और इसके बाद याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये 4 प्रकार का जो है मैदानों में इस उत्तर भारत के विशाल मैदान को बांटा गया है। और यही 4 प्रकार का मैदान है। यदि हम सबसे पहले देखें पंजाब का मैदान, तो पंजाब का मैदान का जो निर्माण हुआ है वह याद रखिएगा कि सिंधु के जितने भी सहायक नदी है, जैसे आप सतलज, रावी, व्यास, याद रखिएगा, झेलम, तो ये नदी सब याद रखिएगा। और इसमें जो है द्वाब पाया जाता है। द्वाब उसे कहते हैं, 2 नदी के बीच का क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? द्वाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वाब कहा जाता है। और इसमें जो है 4 द्वाब बांटा गया है। सबसे पहले आप याद रखिएगा बाली द्वाब। तो बाली द्वाब जो है व्यास और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को जो है बाली द्वाब कहा जाता है। उसके बाद आप याद रखिएगा विष्ट द्वाब जो है आप व्यास, और याद रखिएगा सतलज नदी के जो क्षेत्र है उसे जो है विष्ट द्वाब कहा जाता है। आगे आप याद रखिएगा चांद द्वाब। चांद द्वाब, तो चांद द्वाब, उसके बाद याद आप रखिएगा चाच, वारी विष्ट। एक और याद रखिएगा चिनाब, याद रखिएगा चिनाब से लेके झेलम के जो बीच का द्वाब है वो उसे क्या कहते हैं? चार द्वाब। और आगे आप याद रखिएगा नेक्स्ट, याद रखिएगा
रचना, रचना द्वार। तो आप याद रखिएगा रावी नदी से लेके चिनाब नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, उसे रचना द्वार कहते हैं। रचना द्वार। अब यदि हम बढ़े इससे आगे राजस्थान के मैदान में जाए तो राजस्थान के मैदान के बारे में आप याद रखिएगा कि राजस्थान का मैदान अरावली, अरावली पर्वत के जो है पश्चिमी से पश्चिम मतलब पश्चिमी सीमा मतलब पश्चिमी भाग से लेकर याद रखिएगा पाकिस्तान तक जो है इस मैदान का विस्तार है। और इस मैदान में मात्र एक बहने वाली नदी है लूनी। कौन सा? लूनी, जो कि वर्षा के दिनों में भी क्या होती है जी कि अपना जल कक्ष के रन तक ले जाती है, कक्ष के रन तक ले जाती है। आगे याद रखिएगा कि राजस्थान का जो सबसे उर्वर भूमि है, उर्वर भूमि, इस उर्वर भूमि को कहते हैं रोही, रोही, रोही। इस उर्वर भूमि को क्या कहते हैं? रोही कहते हैं। अब आगे आप याद रखिएगा पूरा क्लास आगे आते हैं तो ये रोटी देखिए। अब अगर आगे की बात करें तो इसमें बहुत सारा झील है। झील जैसे आप याद रखिएगा सांभर झील, डिडवाना, डिडवाना और महत्वपूर्ण झील है। ये झील सबको आप याद रखिएगा, यह सब राजस्थान के मैदान में पाया जाता है। अगर आगे बात करें गंगा की मैदान तो गंगा का मैदान यमुना से पूर्व लेकर मतलब मुक्त तौर पे या बांग्लादेश के सीमा तक फैला हुआ है। और इसके जो है गंगा के मैदान निर्माण में इसके उत्तरी नदी जो है, उत्तरी नदी याद रखिएगा गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, बागमती इत्यादि, ईटीसी। ये उत्तरी नदी जो है इससे क्या होता है कि गंगा का जो उत्तरी भाग का मैदान है उस मैदान का निर्माण होता है। अब अगर बात करें दक्षिणी मैदान तो दक्षिणी मैदान जो है आप याद रखिएगा सोन, पुनपुन, उसके बाद आप याद रखिएगा फल्गु, फल्गु, उसके बाद याद रखिएगा कर्मनाशा, कर्मनाशा, एक और नदी याद रखिएगा अजय। ये जो है इससे कहीं ना कहीं दक्षिण के बाद आइएगा 10 मिनट के बाद, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह दक्षिणी भाग से जो है सोन, पुनपुन, फल्गु और कर्मनाशा अजय नदी का जो है दक्षिणी गंगा का जो है मैदान का निर्माण हुआ। अब अगर आगे की बात करें तो याद रखिएगा कि गंगा का मैदान दो भाग में, अगर उत्तरी भाग में देखा जाए तो उत्तरी भाग में क्या होता है कि वर्ष भर पानी रहने के कारण, उत्तरी भाग में जो है वर्ष भर पानी रहने के कारण क्या होता है कि इसमें क्षरण झील, आगे याद रखिएगा चौर, और याद रखिएगा कि दलदल भूमि का क्या होता है जी? निर्माण होता है। दलदल भूमि का क्या होता है? निर्माण होता है। अब अगर आगे की बात करें दक्षिणी भाग की तो दक्षिणी भाग में क्या होता है कि पानी बहुत कम मात्रा में बहती है और ग्रीष्म काल में क्या होता है ये नदी सब सूख जाती है और इसीलिए इस साइड में क्या होता है कि नदी पूरा पूर्ण तौर पे सूख जाता है या धीरे धीरे हल्का पानी के साथ बहाव करती है। लेकिन याद रखिएगा जल्ला, एक जगह याद रखिएगा टाल, जल्ला और टाल जो है इस क्षेत्र में वर्षा के दिनों में पानी जमा हो जाती है, तो ये याद रखिएगा। अब अगर आए ब्रह्मपुत्रा की मैदान की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा में मुख्य तौर पे आप याद रखिएगा कि इसके जो मैदान का निर्माण हुआ है वो मुख्य तौर पे याद रखिएगा
सुवनश्री दिहांग, आगे याद रखिएगा मानस, मानस इत्यादि etc। नदी से जो है इस ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण हुआ और यह मैदानी भाग को चीरते हुए आती और यही कारण कि ये जो है ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण हुआ है। और इसमें आप याद रखिएगा एक झील का नाम, एक याद रखिएगा। तो चीज समझिएगा, बोलिए ना। मैदान में मतलब नदी सब क्यों आ जाता है? मैदान में खाली मैदान रहना चाहिए, इसमें नदी क्यों आ जाता है? मुख्य तौर पे नदी ही रहता है, समझे। और नदी जो गाद वगैरह लाती है ना, उससे क्या होता है कि मैदान का निर्माण होता है, समझे। अब आइए देखते हैं, इसमें एक द्वीप देखते हैं, द्वीप द्वीप। तो याद रखिएगा माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। ये माजुली द्वीप जो है यह ब्रह्मपुत्र मैदान के अंतर्गत आता है। और याद रखिएगा कि यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, मतलब विशाल मैदान के बारे में, क्योंकि यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन अधिकतर आता है और ये जरूरी है आपको। ये आप द्वीप वाला क्षेत्र याद रखिएगा। तो आगे ये, अब अगर आगे की बात करें तो बताइए पंजाब के मैदान, पंजाब का मैदान का निर्माण किस किस से हुआ है? अगर वारी तो आप कहे तो किस किस नदी के बीच में दिया? व्यास और अगर बिष्ट की बात करें तो व्यास और सतलज। अगर चास की बात करें तो चिनाब झेलम। आगे ये अगर रचना की बात करें तो रावी चिनाब। आवाज है राजस्थान का मैदान का है। तो याद रखिए कि अरावली पर्वत के पश्चिम से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ यह क्या है? राजस्थान का मैदान है। अब इसमें जो है एकमात्र नदी बहती है, वो कौन सी नदी? लूनी नदी, जो कि वर्षा के समय में कक्ष किरण तक जाती है। यहाँ की जो उर्वर भूमि है उसे क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं? और यहाँ का मतलब जो झील है वो खारे पानी का झील है, कौन कौन सा? सांभर, डिडवाना, समझे। और बहुत सारा। आगे ये गंगा का मैदान, तो गंगा के मैदान में देखें तो उत्तरी भाग का जो मतलब जो क्षेत्र है उसका निर्माण किससे हुआ जी? बागमती से हुई है। वहीं अगर दक्षिण की बात करें तो कौन कौन? सोन, फल्गु, कर्नासा, अजय। अब देखिए बात करें तो उत्तरी भाग में जो है वर्ष भर पानी बहते रहती है। इस कारण क्या होता है, यहाँ पे छलन झील, चौर, दलदल भूमि का क्या होता है? निर्माण होता है। वही अगर बात करें दक्षिणी भूमि की तो याद रखिएगा जल्ला और टाल का निर्माण होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। वही याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो ब्रह्मपुत्र के मैदान में क्या याद रखिएगा जी? सुवनश्री दिहांग मानस नदी से जो है इस ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण हुआ है। और इसमें जो एक माजुली द्वीप है, और माजुली द्वीप क्या है जी? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप नहीं, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो ये वाला पॉइंट समझ गए? नेक्स्ट पेज क्रिएट कर दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए अब आगे। यही तो नीचे में 3-4 गुने आए, क्लास सबको बुला के लेते हैं। सब ने आया है और बाकी बात और कौन ने आया है? हाँ, सबको पे जल्दी चलिए, आप उसको बुलाते आइएगा। ये हाँ वो तो आए थे फिर चले गए, आए थे थक गया नहीं चले गए। नहीं, हम बोले थे। आइए अब आगे ये नेक्स्ट पॉइंट जो हम 4 नंबर देखेंगे वो 4 नंबर खड़ा रहिए। अभी 4 नंबर है आपका
प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीप पठार। अब समझिए, अगर प्रायद्वीप पठार की बात करें, प्रायद्वीप पठार की बात करें तो सबसे पहले यही है कि पठार कहते किसे, समझे आप। पर्वत को अगर देखते हैं तो पर्वत क्या होता है जी, एकदम पूरा लंबता खड़ा होती है। लेकिन अगर बात किया जाए पठार की तो पठार एकदम समतल छतनुमा रहती है, समझे क्या होती है, छतनुमा रहती है। आइए क्या करेंगे, देखिए इनसे मिलिए, बैठ जाइए आप। कहा जाता है कि इंसान जो है ना दुनिया से लड़के अपने आप को नहीं जीत सकता, लेकिन परिस्थिति को जीतकर वो अपने आप से जीत सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है। ग्राउंड में तो वैसे माना जाए तो 35-40 लड़का का सिलेक्शन हुआ, उनमें से एक ये भी है, ये आए नहीं थे लेकिन अभी ड्यूटी पे से आए हैं और ये जाने वाले थे। इनको रोक लिए, बोले कि थोड़ा आप सबको मिलवा देते हैं ताकि आप सब जान जाइएगा कि तैयारी का अंतिम दौर और सिलसिला कहाँ तक पहुँचती है। क्योंकि तैयारी तो शुरू कर देना, कोई चीज़ को चाह लेना बहुत आसान चीज़ है जी। आप सोच लीजिए कि हम दरोगा की तैयारी करेंगे, सोच लीजिए कि बिहार पुलिस की तैयारी करेंगे, लेकिन सोचने मात्र से अगर तैयारी हो जाता तो 16-16 लाख फॉर्म भराता है। सब तो सोचने वाला ही तैयार मतलब फॉर्म भरता है, लेकिन उसके लिए जो है कहीं ना कहीं दृढ़ मेहनत, सही दिशा में मेहनत और एक त्याग और एक संकल्प देखा जाता है। तो वो संकल्प अगर इतना चीज आप कर लेते हैं तो सफलता आपको अंतिम तौर पे मिल जाएगी। तो ये इनको जो है खास करके यहाँ पे अपने यहाँ बिहारी टार्जन के नाम से हम सब कहते थे। और आप बहुत आदमी पहले देखे होंगे या बहुत आदमी नहीं देखे ये होंगे, बिहार पुलिस टाइम में जो है रनिंग स्टार्टिंग फेज से ये यहाँ पे जुड़े थे। कुछ कहिए इस सबको, कहिए कुछ कहिए इस सबको ताकि ये सब भी सफल हो। मेरा नाम हरिकिशोर कुमार है और सीतामढ़ी मेरा घर है। वही कहना चाहते हैं सभी लोग से कि लगातार मेहनत कीजिए, मेहनत से ही सफलता की प्राप्ति होता है। यही चीज़ हम कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ता लिखता जोर से बोलिएगा, सुनना सुनना। बीच बीच में बहुत सारी कठिनाइयाँ आता है, लेकिन उस कठिनाइयों को झेलते हुए इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है, यही चीज़ है। और अपना मूल काम है पढ़ाई लिखाई ही रहना चाहिए और रखना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे काम भी आता है, लेकिन अपना पढ़ाई लिखाई करके नहीं करना चाहिए। और अपने सफलता में यही चीज़ है, अपना पढ़ाई लिखाई करते रहो, ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं। अब मेन एक चीज़ आप बताइए कि जो सफलता मतलब आप तैयारी स्टार्टिंग फेज की है तो उस समय आपको क्या क्या मतलब परेशानियों से गुजरना पड़ा? जब हम तैयारी कर रहे थे तो उस समय तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आता है, जैसे कि आप खुद जी मोटिवेट होंगे, कभी लगेगा कि नहीं हो पाएगा हमसे, पढ़ाई कर रहे हैं हो नहीं रहा है, वो सारा एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी इससे आदमी को मनोबल नहीं होना चाहिए, अपने आप में भरोसा बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। और कभी कभी लोग भी टॉर्चर करते हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा फर्क अपने आप का ज़्यादा ना ले, बस यही चीज़ है, अपने आप में बस मोटिवेट रहें। बहुत सारा एग्ज़ाम दीजिएगा नहीं निकलेगा, फिर भी आदमी को अपने आप के अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी के अंदर नहीं जाना चाहिए, पॉजिटिव होकर फिर से तैयारी करना चाहिए। बस देखिए एक चीज़ समझिए, इनका सारी बात अच्छी है, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, वो जो है ये बात कि ये कहें कि आप एग्ज़ाम दीजिएगा, हो सके कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में ना निकले, लेकिन आप निराश मत होइएगा, उस चीज़ में आप लगे रहिए। क्योंकि लाख आपका कम से कम 10 एग्ज़ाम अगर आपका नहीं निकला, ताना मिल गया, कुछ भी हो गया, लेकिन आपका एक भी एग्ज़ाम अगर निकल गया ना तो उस सब चीज़ पे भारी पड़ जाता है वो एक एग्ज़ाम।
वो हर ताना पे भारी पड़ जाता है, वो हर हार पे वो भारी पड़ जाता है वो विजय। इसलिए उस चीज़ को आप जो कंटिन्यूटी, कोई भी चीज़ में अगर टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है उस चीज़ को कोशिश करिए कि बढ़ाइए। क्लास का लाइट कट गया, उसको देख लीजिए राहुल भैया। तो इस चीज़ को जो है आप कंटिन्यूटी रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मान लीजिए सिलेक्शन ले लिए, लेकिन फिर भी आगे पढ़ाई अक्सर रखना चाहते हैं, क्योंकि आप जब जिस मुकाम पे पहुंच जाइएगा ना, समझे, और उस मुकाम से जब आप आगे बढ़ना स्टार्ट करिएगा तो समझिए आप अभी भी आप जीत के राह में हैं। और कहा जाता है जवान और बूढ़ा में यही फर्क है कि जवान होते हुए भी अगर कोई चीज़ के लिए आगे नहीं सोचता है तो बूढ़ा हो गया, लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति भी अगर आगे के लिए सोच रहा है तो वो जवान में गिनती आएगा। तो आगे तो पढ़ाई स्टार्ट ही रखना है, आगे पढ़ाई स्टार्ट रखना है। अब इनका मेन टारगेट है एसआई, और रहना भी चाहिए। जब आप यदि एसआई बन जाइएगा तो कोशिश करिएगा कि आप एक बार बीपीएससी के एग्जाम में बैठिए, क्योंकि वहाँ तक का जो बेहतर सफ़र जो रहेगा वो आपको बहुत बेहतर लेके जाएंगे। चलिए, और एक चीज़ हम और कहना चाहते हैं कि आप लोग जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई आगे भी करना है, और साथ साथ में जो पीछे का चीज़ है उसको रिविजन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ये चीज़ आपको बहुत मोटिवेट करता है, और जब आप पीछे की चीज़ को रिविजन करते हैं आपको पढ़ा हुआ रहता है तो आपको समय भी कम लगता है। और जब पढ़ते हैं तो आपको जो रिविजन करते हैं क्वेश्चन कहीं दिखता है तो आप बना पाते हैं, तो अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो ये रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे भी पढ़िए और पिछले का जो चीज़ है रिवीजन भी कीजिए। और दीपक भैया से जो हम देखते हैं यहाँ पर हम रहे हैं, और इनका जो पढ़ाने का तरीका है, पढ़ा लिखा तो आगे भी देते हैं और पीछे से रिवीजन करवाते हैं। ये बहुत बड़ी आप लोग के सामने एक ऐसा शिक्षक मिलना बहुत बड़ी बात है। आजकल कोई भी शिक्षक बड़े बड़े शिक्षक हैं लेकिन रिवीजन नहीं करवाते, वो अपना फोकस नहीं आ रहा। 8 घंटा 10 घंटा लगातार भैया बैठा के रिवीजन करवाते हैं। तो आप लोग के लिए एक बहुत बढ़िया मौका है कि रिवीजन भी हो जाए और आगे पढ़िए। और दीपक भैया के अलावा भी खुद से भी मेहनत करना है और रिवीजन करते रहना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए समझे ना, कहीं ना कहीं सफलता बहुत चीज़ मांगती है जी। और ये बहुत सारे एग्जाम ऐसा नहीं कि मतलब फर्स्ट बिहार पुलिस, बहुत सारे एग्जाम जो है घर पे रह के भी क्रैक कर चुके हैं ये। मेरा पिछले बार भी हुआ था, दरोगा भी हुआ है, और आगे का भी जो भी एग्जाम है उसको भी हम पीछे वाले जो बिहार पुलिस एग्जाम था उनमें भी इनका रिजल्ट हुआ था, लेकिन फिजिकल में आप मेरिट नहीं, मेरा लॉन्ग जंप नहीं हो पाया। अब समझिए वहाँ तक कोई बच्चा चला जाए, लगता है कि हार गया, लेकिन हार नहीं मानना है। आपका एक एक कदम जो है ना आपकी जीत की ओर ले जाएगी। तो हो सके कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका ना हो, लेकिन घबराना नहीं है, सेकंड अटेम्प्ट में होगा। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में आप घबरा जाइएगा कि अब नहीं, तो फिर समझिए कभी नहीं। लेकिन सोचना है एक मौका और देना है, एक बार जो है खुद से एक बार और प्रयास करना है, और एक प्रयास जो है आपको वो सभी हार पे भारी पड़ जाएगा जो पीछे आपको ताना मिला। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आते रहिएगा, कभी कभी जो है बीच बीच में जो है सब मोटिवेट करते रहिएगा। चलिए देखिए आगे। हाँ बोलिए ना, आइए आइए ऊपर आइए ना। आ गया पूरा, चालू है। हाँ? तो माला बस हो जाता है चले। देखिए याद रखिएगा, समझे कि सभी असफलता पे जो है ना एक सफलता भारी है, समझे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी अपनी जिंदगी में बहुत असफल हुए, लेकिन लास्ट टाइम में सफल हुए।
आज आप सबके बीच है, तो कोशिश करिएगा उस समय में अधिक अधिक एक और खा लीजिए। ये सब तौल के खा लेगा, तभी सबके हाथ में चल जाएगा। चलिए आइए, ठीक है, चलिए आगे आइए, ध्यान दीजिए। 2 मिनट लगेगा सर। ध्यान दीजिए आगे, अब आगे आइए। अरे पढ़ा वो बात में खा देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ पहना दीजिए। देखिए प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार को हम सब देखें, तो प्रायद्वीपीय पठार को अगर आप सब देखिएगा तो मुख्य तौर पे अरे वो दे दीजिए, कहीं चल जाएगा। पेंसिल रख ली है। दीजिए, डाल लिया उसका। आगे देखिए, ये वाला जो भाग देखते हैं ये क्या है जी, प्रायद्वीपीय भारत है, और इसी के अंतर्गत जो है प्रायद्वीपीय पठार आता है, प्रायद्वीपीय पठार आता है। यदि हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण की बात करें तो याद रखिएगा पूरब से पश्चिम। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण जो है पैंजिया काल में हुआ, पैंजिया काल में। इसका जो निर्माण है पैंजिया काल में हुआ। कब हुआ जी? पैंजिया काल में। और पैंजिया 2 भाग में टूटा, एक अंगारा और एक गोंडवाना, एक अंगारा एक गोंडवाना। तो ये प्रायद्वीपीय जो है, प्रायद्वीपीय जो है मुख्य तौर पे गोंडवाना का भाग था। गोंडवाना का भाग था। यह प्रायद्वीपीय जो है गोंडवाना का भाग था, लेकिन बाद में जो है इसे टूटकर यह जो है अंगारा का भाग हो गया, अंगारा का। यह बाद में जो है टूटकर अंगारा लैंड का भाग हो गया। तो टूटा किससे? गोंडवाना लैंड से। पहले मतलब शुरुआती भाग किसका जी? गोंडवाना लैंड का, लेकिन बाद में ये टूट के किसका हो गया? अंगारा लैंड का। किसका हो गया? अंगारा लैंड का। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब यदि हम बात करें कि प्रायद्वीपीय पठार, इस प्रायद्वीपीय पठार का आकार, इस प्रायद्वीपीय पठार का जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। ऐसा है जी, त्रिभुजाकार। इस प्रायद्वीपीय पठार का जो आकार है वो कैसे ही है? त्रिभुजाकार। और याद रखिएगा कि अगर सीमा की बात करें तो इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कहां तक ये विस्तार? उत्तर में कहाँ पे है सर? बता रहे हैं। तो अगर हम बात करें उत्तर में इसका विस्तार कहां तक माना जाता है, तो याद रखिएगा उत्तर में अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, साथ में आप याद रखिएगा सतपुड़ा, और याद रखिएगा विंध्याचल। यह सभी के सभी भाग उत्तर में पड़ जाती है। अगर हम बात करें दक्षिण, तो दक्षिण में याद रखिएगा कि इसका विस्तार, कांड्रेमम, जा रहे हैं? ठीक है, जाइए। और साई लेते आइएगा। कांड्रेमम की पहाड़ी तक है, कांड्रेमम की पहाड़ी। और यही कांड्रेमम पहाड़ी को जो है इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलायची, इलायची। इलायची, इलायची की पहाड़ी कहते हैं। अब देखिए बात करें पूरब, तो पूरब
पूरब में याद रखिएगा राजमहल, राजमहल की पहाड़ी तक, राजमहल, राजमहल की पहाड़ी तक इसका विस्तार माना जाता है। वहीं अगर पश्चिम की बात करें तो याद रखिएगा गिर पहाड़ी तक जो है इसका विस्तार माना जाता है, गिर पहाड़ी तक इसका विस्तार माना जाता है। क्लियर? तो अगर बोले कि उत्तर में इसका विस्तार कहां से कहां तक है जी? अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल। वहीं दक्षिण में बोले तो विंध्याचल कहाँ पड़ता है सर? हाँ? विंध्याचल कहाँ पड़ता है? विंध्याचल कहाँ पड़ता है? यूपी साइड सब में जो देख लेते हैं, यूपी एमपी ये सब साइड में चला था। क्या चीज? विंध्याचल। देखिएगा बात में ये क्लियर। अगर बात करें कि दक्षिण, तो दक्षिण में कहाँ पे मतलब ये पड़ती है जी? कार्डेमम। जिसे कार्डेमम को क्या कहा जाता है जी? इलायची। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आगे याद रखिएगा पूर्व में कहाँ से इसका सीमा है? राजमहल की पहाड़ी। कहाँ? राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। वहीं अगर पश्चिम की बात करें तो याद रखिएगा गिर पहाड़ी। क्या? गिर पहाड़ी। क्लियर? अब अगर प्रायद्वीपीय भारत को देखा जाए, सॉरी प्रायद्वीपीय पठार को देखा जाए, तो प्रायद्वीपीय पठार को 3 भाग में बांटा गया है। प्रायद्वीपीय पठार को 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग आप याद रखिएगा। इसे जो 3 भाग में बांटा गया है, सबसे पहला आप याद रखिएगा 1 नंबर दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। उसके बाद आप याद रखिएगा मध्य उच्च भूमि, और थर्ड जो आप याद रखिएगा, थर्ड आप याद रखिएगा उत्तर पूर्व का पठार, उत्तर पूर्व का पठार। सही से बैठो। उत्तर पूर्वी, पूर्वी पठार, पूर्वी पठार। तो यह 3 भाग में जो इस पठार को बांट दिया गया। क्लियर? कितने भाग में? 3 भाग में। तो देखा जाए तो दक्कन के पठार को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। कितने भाग में? आइए दक्कन की पठार देखिए, आइए ध्यान दीजिए। अब दक्कन की पठार की बात करें हम सब तो देखते हैं दक्कन का पठार। सबसे पहला पॉइंट यही याद रखिएगा कि दक्कन का पठार का विस्तार कहां से कहां तक माना जाता है। तो याद रखिएगा दक्कन की पठार का जो विस्तार है ताप्ती, ताप्ती नदी से त्रिभुजाकार, 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 त्रिभुजाकार में जो है इसका विस्तार है। मुख्य तौर पे आप ये वाला भाग देखते हैं, समझे? तो यहां तक जो है माना जाता है कि यह दक्कन का पठार का विस्तार है। क्लियर? अब आगे की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आप सब याद रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि दक्कन के पठार, दक्कन के पठार का जो है विस्तार कितने क्षेत्र पे है, इसको याद रखने का काम करिएगा। इसका विस्तार जो है 5 लाख, 5 लाख वर्ग किलोमीटर पे इसका क्या है जी? विस्तार। कई बार ये पूछ दिया है कि दक्कन के पठार का जो विस्तार किस किस राज्य में है। तो दक्कन के पठार का जो विस्तार किस किस राज्य में है, इसको याद रखने के लिए आप सबसे पहले याद रखिएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके बाद याद रखिएगा कर्नाटक, कर्नाटक। उसके बाद जो है आप याद रखिएगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इस क्षेत्र में जो है दक्कन के पठार का विस्तार माना जाता है। समझे? कुछ भाग आपको आंध्र प्रदेश भी देता है, समझे? कुछ भाग आंध्र प्रदेश भी देगा। अब अगर आगे की बात करें
तो दक्कन के पठार के पूर्व भाग में, दक्कन के पठार के पूर्वी भाग में इसके जो है पूर्व में पूर्वी घाटी है। क्या है जी? पूर्वी घाटी। पूर्वी घाटी। अगर बात किया जाए कि इसके पश्चिम में क्या है, तो याद रखिएगा इस दक्कन के पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाटी है। क्या है? पश्चिमी घाटी है। क्या है? पश्चिमी घाटी। क्या है? पश्चिमी घाटी है। पश्चिमी घाटी है। तो याद रखिएगा पूर्व में इसका विस्तार कहां से? पूर्वी घाटी। और वहीं पश्चिम में इसका विस्तार कहां तक है जी? पश्चिमी घाटी। और जब आप मैप देखिएगा तो इस प्रकार देख रहे थे, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये क्या हो गया? पश्चिमी घाटी हो गया। क्या हो गया? पश्चिमी घाटी। और ये क्या हो गया? पूर्वी घाटी। तो पूर्व में जो है इसका विस्तार पूर्वी घाटी तक माना जाता है दक्कन का पठार का, पश्चिम में पश्चिमी घाटी तक, पश्चिम इस साइड, पूर्व इस साइड। चलिए ये समझ गए। लेकिन याद रखिएगा ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, इसको तो डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इस पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जो है मिलाने वाली एक पर्वत है। इस पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जो है पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट को मिलाती कौन है जी? नीलगिरी की पर्वत। कौन? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत कौन मिलाती है? नीलगिरी पर्वत। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, समझे? बदनाम क्वेश्चन है ये कि पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट को मिलाता कौन है जी? नीलगिरी की पर्वत। कौन मिलाता है? नीलगिरी की पर्वत। नीलगिरी की पर्वत। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो सबसे पहले चलते हैं पश्चिमी घाट में, समझे? पश्चिमी घाट में अब आइए, कोई भी पर्वत या पहाड़ का जो ऊंचाई नापा जाता है समुद्र तल से नापा जाता है। समुद्र तल से लिया जाता है। अब देखिए आगे हम बात करें, आगे याद रखिएगा पश्चिमी घाट। अब देखिए ये वाला भाग क्या है जी? अरे पश्चिमी घाट है। पश्चिमी। तो इस पश्चिमी घाट का जो है ना विस्तार माना जाता है ताप्ती नदी से लेकर और कन्याकुमारी के अंतरिक्ष तक, कन्याकुमारी के अंतरिक्ष तक। और यह जो विस्तार है यह 1600 किलोमीटर में, कितना में है? 1600 किलोमीटर। कितना है? 1600 किलोमीटर। याद रखिएगा कि इस पश्चिमी घाट को जो है ना सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री के भी नाम से इस पश्चिमी घाट को जाना जाता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो पश्चिमी घाट में आप पहला पॉइंट याद रखिएगा, और ये भी कह सकते हैं। अगर इस प्रकार देखें पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट का सबसे पहले हम देखें विस्तार। तो याद रखिएगा ताप्ती, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी के अंतरिक्ष तक। कन्याकुमारी के अंतरिक्ष मतलब कन्याकुमारी अंतरिक्ष मतलब क्या जी? लास्ट भूमि। कहाँ? लास्ट छोर। कहाँ? लास्ट छोर। अगर हम डायरेक्ट ऐसे बोल सके तो बोल सकते हैं कि गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक। अगर आगे की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसका विस्तार 1600 किलोमीटर में। कितना में है जी इसका विस्तार?
1600 किलोमीटर। कितना? 1600 किलोमीटर में जो है इसका विस्तार माना जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और इस पश्चिमी घाट को जो है, पश्चिमी घाट को इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। इस पश्चिमी घाट को जो है किस नाम से जानते हैं जी? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अगर बात किया जाए तो आप याद रखिएगा, इस पश्चिमी घाट में 4 दर्रा है। कितने? 4 दर्रा। कितने? 4 दर्रा। कितने? 4 दर्रा। और वह दर्रा को आपको क्रम में याद रखना है, क्रम में, पूरा क्रम में याद रखना है दर्रा को। तो इसमें जो है 4 दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं जी? 4 दर्रे। इस पश्चिमी घाट में कितने दर्रे? 4 दर्रे। और 4 दर्रे जो है क्रम में कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले कहेंगे हाल घाट। क्या कहेंगे? हाल घाट। हाल घाट। उसके बाद कहेंगे पाल घाट, भोर घाट, भोर घाट। भोर घाट। उसके बाद कहेंगे पाल घाट। उसके बाद कहेंगे सीनकोटा। भोर, फालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, सेन कोटा दर्रा। अब देखिए ये दर्रा में जो है ना कई बार पूछ चुका है ये किस किस को मिलाने का काम करता है। तो सबसे पहले आप किसको देख रहे हैं जी? सबसे पहले देख रहे हैं फालघाट। तो यहाँ लिखिए फालघाट। फालघाट। फालघाट दर्रा। अब आइए आगे देखते हैं। अगला दर्रा आप याद रखिएगा भोरघाट दर्रा। अगला याद रखिएगा पालघाट दर्रा। और नेक्स्ट आप याद रखिएगा सीनकोटा। सीनकोटा दर्रा। अब इसमें जो है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 2 दर्रा कहाँ? महाराष्ट्र और 2 दर्रा केरल। 2 दर्रा महाराष्ट्र, 2 दर्रा केरल में। 2 दर्रा महाराष्ट्र, 2 दर्रा कहाँ पे? केरल में। इस पॉइंट को याद रखना है। अब देखिए आगे आते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा फालघाट कहाँ जी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। वही अगर बोला जाए कि भोरघाट कहाँ पे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। कहाँ पे जाए? महाराष्ट्र में। अगर बात किया जाए पालघाट कहाँ है? केरलम। और याद रखिएगा कि सीनकोटा बोले तो केरलम। अब केरलम हो गया ना जी। केरलम बोलिए, ठीक कह रहा है केरलम। क्लियर? नाम चेंज हो गया ना? यस सर। अब देखिए कई बार जो है इस दर्रा के बारे में पूछ दिया है कि यह कहाँ स्थित है। समझे? कई बार पूछ दिया है ये दर्रा जो है कहाँ स्थित है। तो ये याद रखिएगा। अगर आपसे यह पूछे इधर ध्यान दो ना। अगर बात किया जाए तो कई बार पूछ देता है कि ये मतलब किस किस को जोड़ता है। पहले यह पूछा जाता था कि दर्रा कहाँ है, लेकिन अब जो है पूछता है कि किस किस को जोड़ता है। समझे? अब एग्जाम इस लेवल पहुंच गया है यह डायरेक्ट पूछता है कि फालघाट दर्रा किस पहाड़ी के बीच में। समझे? एग्जाम जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है लेवल बढ़ते चल गया। अब पहले याद रखिएगा फालघाट। तो फालघाट जो है आप फालघाट और भोरघाट में दोनों में जो है मुंबई आप कॉमन याद रखिएगा। क्या? मुंबई। यो में याद रखिए मुंबई। समझे? मुंबई। लेकिन बस यहाँ चेंज कर देना है। अब देखिए फालघाट। समझे? एगो है भोरघाट। तो थाल देखिए, थाल जब भी थाल मतलब कादो तो अभी बारिश हो रहा है, बारिश में आप जाइएगा थालों में पैर पड़ेगा तो क्या होगा? आपका सर्दी हो जाएगा। समझे?
सर्दी होगा तो क्या बहेगा? नाक। नाक तो याद रखिएगा नासिक। नासिक क्या याद रखना है? नासिक। तो डायरेक्ट याद रखिएगा थालघाट किस किस को जोड़ता है? मुंबई को नासिक से। मुंबई को नासिक से। वही याद रखिएगा कि घोड़घाट दर्रा मुंबई, मुंबई को जो है किससे जोड़ता है? पुणे से। किससे? पुणे से। पुणे से याद रखिएगा। भोरे भोरे जो है मुंबई से पुणे पैदल वॉकिंग करते हुए चल जाता है। समझे? इस पॉइंट से आप याद रख लीजिएगा। अगर आगे की बात करें तो मुंबई से पुणे 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर थाने है। अरे ऐसा ट्रिक बताते हैं, ऐसा है नहीं। अगर दूरी में जाइएगा तो लगभग अप्रॉक्स 6 घंटा का रास्ता है। आइए पालघाट दर्रा। अगर हम पालघाट दर्रा की बात करें तो याद रखिएगा पलंकड़। पलंकड़, पलंकड़ को जो है कोयम्बटूर से जोड़ता है। बोलिए तो पालघाट दर्रा किस किस को जोड़ता है? एक वो सर का नाम बताइए। खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए ना। ओ सर आप ही को कॉल है। हाँ उठिए। पलंकड़, पलंकड़ को जो है कोयम्बटूर। क्या पूछे सर? एक बार हमको पता नहीं था, हमसे पूछ रहे हैं। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहीं बताइएगा तब पता नहीं चलेगा। तब पालघाट दर्रा किस किस को जोड़ता है जी? पलंकड़ को कोयम्बटूर से। कोयम्बटूर, पलंकड़, पलंकड़ हो गया। पलंकड़, हाँ ठीक है। आगे देखिए सीनकोटा होता है। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए अगर सीनकोटा की बात करें तो याद रखिएगा सीनकोटा जो है तिरुवनंतपुरम को जो है मदुरई से जोड़ता है। मदुरई से जोड़ता है। तो सबसे पहले क्या याद रखिएगा? पालघाट दर्रा। क्या याद रखिएगा? पालघाट। तो ये पालघाट किस किस को जोड़ता है जी? पहले थालघाट। तो थालघाट किस किस को जोड़ता है? मुंबई से नासिक। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मुंबई को नासिक। अगर घोड़घाट की बात करें तो किस मुंबई से पुणे। मुंबई से पुणे। अगर पालघाट की बात करें तो पलक्कड़ से कोयम्बटूर। पलक्कड़ से कोयम्बटूर। वहीं याद रखिएगा कि सीनकोटा किस किस को जोड़ता है? किस किस को? क्लियर? अब जो है पहाड़ियां याद रखिएगा। ये तो हो गया दर्रा। आगे याद रखिए पहाड़ियां। अब देखिए पहाड़ी भी जो है ना क्रम में याद रखना है। क्रम में देखिए मैथिली में आपको कोई शायरी सुनाते हैं। मैथिली समझ जाइएगा। देखिए कहा गया है कि जब अहाँ मेहरून लिपस्टिक लगाबै छी तो दरभंगा छोड़ू पटना हिल जाइ छै। जब अहाँ मेहरून लिपस्टिक लगाबै छी तो दरभंगा छोड़ू पटना हिल जाइ छै। लेकिन जब अहाँ मेहरून साड़ी पहने छी ओई टाइम दिल्ली छोड़ू यहाँ तक कि पार्लियामेंट तक हिल जाइ छै। समझे? मतलब सांसद तक खिला देती है। आज बड़ा इस में रहते हैं सब। देखिए आ गया ये शायरी आप किसी को मारते हैं कि हम ही लोग सुनाते हैं? शायरी आप किसी और को सुनाते हैं कि हम ही लोग? हम तो कहाँ सुनाएंगे क्या?
वीडियो था चले देखिए, इस पहाड़ी को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं जी? मांडव पहाड़ी। क्या देख रहे हैं? मांडव पहाड़ी। और मांडव पहाड़ी एक क्रम में है, क्रम में है सब, समझे? क्रम में है। उसके बगल में आप क्या देख रहे हैं? वारदा पहाड़ी। क्या देख रहे हैं? वारदा पहाड़ी। क्या देख रहे हैं? वारदा पहाड़ी। अब वारदा पहाड़ी के नीचे में कौन सा? गिर पहाड़ी। कौन सा? गिर। और गिर के नीचे में जब आप देखिएगा महाराष्ट्र में तो जो है कालसुबाई। ये कालसुबाई जो है, कालसुबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। अगर उसके आगे बात करें महाबलेश्वर, ये भी महाराष्ट्र में पड़ती है। अगर आगे देखें तो ब्रह्मगिरी की चोटी याद रखिएगा, डोडा बेटा याद रखिएगा, अनाईमोडी, ये सब के सब जो है पश्चिमी घाट में चलाता है। कई बार जो एग्जाम में आपको दे देगा कि क्रम में सजाए, दे देगा कि इसको क्रम में सजाए, इसको याद रखिएगा। क्लियर? अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझिएगा क्रम। अब पश्चिमी घाट देख लीजिए। नॉर्मल बिहार पुलिस में क्रम में सजाने के लिए आता है क्या? बिहार पुलिस में भी पहाड़ी को क्रम में सजाने के लिए आएगा या फिर इससे अपर लेवल पर? बिहार पुलिस में भी आ जाएगा, बिहार पुलिस में आ जाएगा। अभी हाल फिलहाल में मध्य निषेध वाला जो एग्जाम हुआ है, इस मध्य निषेध एग्जाम में जो है हिमालय के पर्वत दे दिया क्रम में सजाने के लिए, तो ये दे सकता है। अब आइए पश्चिमी घाट देख लिए। अब देखते हैं पूर्वी घाट। सबसे पहले यही याद रखिएगा कि पूर्वी घाट उड़ीसा से स्टार्ट होती है, समझे? उड़ीसा से स्टार्टिंग फेज इसका माना जाता है और मुख्य तौर पे तमिलनाडु पे आके यह समाप्त होती है। और यह 1800 किलोमीटर में फैला हुआ है। 1800 किलोमीटर पूर्वी घाट जो है 1800 किलोमीटर में फैला। वो देखिए कि 1600 किलोमीटर फैला है, लेकिन यह कितना? 1800 किलोमीटर फैला है। अगर बात किया जाए कि उधर आप जैसे देखें कि पश्चिमी घाट में सभी पर्वत एकदम पूरा जुड़ा हुआ है एक लाइन में, पश्चिमी घाट में जैसे जुड़ा हुआ है लाइन में, पूर्वी घाट वाला ऐसे लाइन में नहीं जुड़ा हुआ है। पूर्वी घाट वाला जो है अलग अलग दिशा में है। पूर्वी घाट वाला जो है बीच बीच में कटा छटा है, क्योंकि कटे छटने के पीछे इसका रीजन क्या है जानते हैं? इसका रीजन है नदियों का बहाव। नदियों का बहाव जो है इस श्रेणी में क्या किया है कि काट काट के जो अलग अलग पर्वत का निर्माण कर दिया है। अब गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, महानदी हो गया, ये सब अपना जल गिरा रहे हैं किसमें? बंगाल की खाड़ी में गिरा रहे। तो कहीं ना कहीं इस घाटी को तो काट के ही जल गिराएगी। इस कारण क्या है कि कटा छटा है। जैसे आप देखें पश्चिमी घाट में कि आपको दर्रा भी देखने को मिल गया, वैसे आपको पूर्वी घाट में दर्रा न के बराबर मिलती है। और इसमें जो है मुख्य तौर पर आप ये याद रखिएगा, पहाड़िया का क्रम भी इसमें पूछ देता है, समझे? पहाड़िया का क्रम पूछ देगा तो याद रखिएगा कि पूर्वी घाट में जो पहाड़िया है क्रम में, तो सबसे ऊपर में कौन सा जी? उड़ीसा में कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा उड़ीसा में कौन सा? महेंद्रगिरी। कौन सा? महेंद्रगिरी। वहीं अगर बात किया जाए आंध्र प्रदेश में दो आप याद रखिएगा, नल्ला मलाया और बेलीकोंडा। नल्ला मलाया और बेलीकोंडा। तो सबसे ऊपर में उड़ीसा में क्या याद रखिएगा? महेंद्रगिरी। क्या याद रखिएगा? महेंद्रगिरी। कौन सा? महेंद्रगिरी। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में आइएगा तो आंध्र प्रदेश में दो याद रखिएगा, नल्ला मलाया और बेलीकोंडा। नल्ला मलाया और बेलीकोंडा। नल्ला मलाया और बेलीकोंडा। वही याद रखिएगा महेंद्रगिरी
मतलब कौन से राज्य में? ये उड़ीसा में। अगर बात किया जाए तमिलनाडु के दे दे तो याद रखिएगा जवादी सेवराई पंचमलाई, समझे? जवादी सेवराई और पंचमलाई। तो ये आपको पर्वत का जो है क्रम पूछता है इसमें सबसे ज्यादा। क्लियर यहाँ तक? तो पहले यहाँ तक लिख लीजिए, उसका फिर आगे बताएंगे कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं। उड़ीसा से तमिलनाडु तक होगा। और नहीं चलिए आइए आगे ध्यान दीजिए। उठ के बैठो सब। अब देखते हैं नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत जो है मुख्य तौर पे कहें तो पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट आइए नीलगिरी पर्वत। अब आइए इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले यही याद रखें कि नीलगिरी पर्वत जो है पश्चिम घाट तथा पूर्वी घाट को क्या करती है जी? जोड़ती है मिलाती है। जोड़ती है या मिलाती है। क्लियर? आगे याद रखिएगा नीलगिरी जो है, नीलगिरी मुख्यतः या कहाँ स्थित है जी? तो याद रखिएगा मुख्यतः तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। लेकिन इसके अलावा इसका विस्तार जो है, इसके अलावा केरल कर्नाटक में भी इसका विस्तार माना जाता है। इसका विस्तार जो है केरल और कर्नाटक में भी जो है इस नीलगिरी पर्वत का विस्तार माना जाता है। आगे याद रखिएगा नीलगिरी की जो क्या हुआ अभी रुक जाइए। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी याद रखिएगा कि नीलगिरी की जो है सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी याद रखिएगा डोडा बेटा। क्या है? डोडा बेटा। क्या है? क्या पेन लगल है? बोले पानी भर के पानी रखिए दीजिए उसको। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है जी? डोडा बेटा। डोडा बेटा। डोडा बेटा। डोडा बेटा। यह डोडा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी ऊंचाई पूछे आपसे तो याद रखिएगा 2637 मीटर, मतलब 2637 मीटर। कहीं कहीं आपको 36 मिलेगा, समझे? और याद रखिएगा यह डोडा बेटा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा जो है दक्षिण भारत की सेकेंड सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब देखिए इस नीलगिरी पर्वत पे ही एक जनजाति रहती है। इसमें जो है एक जनजाति रहती है टोडा। टोडा जनजाति जो है कहाँ रहती है? नीलगिरी पर्वत पे। कहाँ पे? नीलगिरी पर्वत पे। और याद रखिएगा कि नीलगिरी पर्वत पे जो है टोडा जनजाति रहती है। इसका मुख्य पशुपालक का काम है, समझे? ये मुख्य तौर पे क्या करते हैं जी? पशुपालक करते हैं। क्या करते हैं? पशुपालक का कार्य करते हैं। आगे याद रखिएगा
किसमें शिशु वध प्रथा चालू है। शिशु वध प्रथा, शिशु वध प्रथा, शिशु वध प्रथा मतलब कोई पूजा त्योहार होता है ना जी, तो उसमें जो है बच्चा को बलि दिया जाता है, समझे। लाएगा पकड़ के अब मंदिर के सामने टांग दिया, लिया बच्चा बच्चा को माता रानी खुश। बोल रहे इंसान के बच्चा क्या बोले? इंसान के बच्चा कर रहे हैं। हाँ मनुष्य, किसका बच्चा होगा? मनुष्य का बच्चा होगा। किसका बच्चा होगा? कोई अपन थोड़ी ना दे देगा। जो पूजा करता हो देना पड़ता है, समझे, देना पड़ता है। साल में वो साल में वो चढ़ता है। अब जैसे क्या होता है कि कौड़ी उछाला गया, समझे। अब मान लीजिए अभी यहाँ पे बहुत सारा आदमी रह रहे हैं, अब कहेगा ए तुमको जो है बलि देना पड़ेगा। सर उम्र कितना है आपका बच्चा का? हाँ? काफी छोटा, 1-2 साल। अब कहेगा बलि देना पड़ेगा, वो कहेगा हम नहीं देंगे, वो कहेगा हम नहीं देंगे। हाँ, आप ही को बोलेगा कि बलि दे दो तो क्या कहेगा ना, आप हम हॉस्टल छोड़ के भाग जाएंगे, बलि दे देंगे। तो बोलेगा ठीक है बलि नहीं देगा तो एक काम करो, सब अपन अपन एगो अथी दो चेनाहा आप फेंकते हैं, एगो हम डिब्बा रखेंगे, समझे, डिब्बा रखेंगे, जब कर करिए डिब्बा में फंस गया उसको बलि देना पड़ेगा, समझे। सब अपन अपन चन्हा दिए, समझे, कुछ कुछ दिए चन्हावना। अब उसको फेंका गया और डिब्बा रखा गया, अब डिब्बा में जो फंस गया, अब उसको क्या करना, बलि देना पड़ेगा। इस प्रकार जो है हर घर से जो है ये मतलब एक रिवाज है कि आपको कहाँ पे है? तमिलनाडु। टोडा जनजाति में, तमिलनाडु में तमिलनाडु में? अभी तक चल रहा है? अभी भी चल रहा है। एक जगह दो फंस गया तो क्या? एक जगह दो फंस गया तो तो फिर दोनों को फेंका जाएगा, फिर दोनों में से जो फंस गया ओकरा काटा जाएगा, और दोनों अगर गिर गया तो फिर से उछाला जाएगा जब तक कि एगो फंसे न फंसे। सर इसमें बच्चे की क्या है? हाँ? बच्चे की क्या अब बच्चे की गलती नहीं, लेकिन वहाँ पे माना जाता है ऐसा प्रथा, गार्जियन समझे। आप जो है बलि क्या गार्जियने कौड़ी देता है, बच्चा कैसे जानेगा कि कौड़ी कैसे देंगे, ये जो भी मतलब निशानी गार्जियन देता है। अब मान लीजिए इसमें बच्चा की क्या गलती, सही बोले। उत्तर भारत में आप देखते हैं खसी उसी का जो है पटरू सब का जो है बलि दिया जाता है, और पटरू का क्या गलती है, आप अपने देवी को खुश करने के लिए देते हैं उसे, वो भी देवी को खुश करने के लिए देता है, समझे। मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के लिए खस्सी को चढ़ाता है या बकरा को चढ़ाता है, समझे, वो खुद खाने के लिए। अगर प्रसाद चढ़ाते हैं तो ठीक है, उसको आप मतलब बलि दे दिए, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उसको नहीं करेगा, उसको काट के, समझे, बस कहेगा प्रसाद है, बस बढ़िया से उसको मसाला वसाला में भूज के खा गया। तो इंसान जो है स्वार्थ अपने खाने का मन तो कह दिया प्रसाद है, ये कोई तुक हुआ जी, कोई तुक नहीं है। सर अब लेकिन भैंस का बलि देता है, बच्चा का बलि हम नहीं देते। कहाँ? टोटा दी जाती है। नहीं, अभी भी यही पशु मतलब ये शिशु वध प्रथा चालू है वहाँ पे। आगे ये यहाँ पे जो है बहु विवाह और तो झोपड़ी के लिए फेमस है ये। जनजाति जनजातीय काम से कर रहे हैं। भारत सरकार में एक बात नहीं मानता होगा। भारत सरकार का सब बात मानता है, लेकिन आप किसी के धर्म के बारे में निक्षेप नहीं कर सकते हैं। हाल फिलहाल में मुहर्रम हुआ है, मुहर्रम में देखते हैं कितना सौर फाड़ देता है, समझे ना, वही ना, आम बात है उस समय। तजिया में देखते हैं करेंट में कितना मर गया, लेकिन सरकार उस पर रोक लगाएगा तो रुकेगा, कहेगा बाप रे हमारे धर्म को रोक रहा है। हिंदू धर्म में दिल्ली में फटाका जलाने पे बैन लगा देता, कहता है कि हमारे मतलब त्योहार में खाली प्रदूषण नजर आता है, उसके बाद प्रदूषण नहीं नजर आता है। तो धर्म में आप किसी को हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि यूपी में तो धर्म में आप कहीं हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो टोडा जनजाति में जो है बहु विवाह प्रथा चालू है। बहु विवाह मतलब क्या, एक आदमी बहुत सारा विवाह कर सकता है, समझे। जक्कर जितना कन्या उतना वो गांव में रहती साथ में, समझे। अगर आपके पास ज्यादा कन्या है तो आप ज्यादा इज्जतदार माने जाइएगा, ऐसा माना जाता है। जिसका कम है भैया ओकर कोई इज्जत नहीं,
समझे, मतलब आप में पावर ना है, ऐसा कहा जाता है। सुबह में जनजाति में जाना चाहिए। चलिए देखिए, समझ गए, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, एगो याद रखिएगा, अनाइमुडी, आइए आगे, अनाइमुडी। अनाइमुडी जो है या दक्ष, मतलब सबसे पहले यही याद रखिए कि है कहाँ, याद रखिएगा यह जो है केरल के एर्नाकुलम तथा इडुक्की जिला में है। तो पूछा जाए कि अनाइमुडी जो है कहाँ पे है जी, तो केरल के एर्नाकुलम एवं इडुक्की जिला में है, इडुक्की जिला में है। अब याद रखिएगा कि इस अनाइमुडी की जो है दक्षिण भारत की दक्षिण भारत की जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कि सबसे ऊंची चोटी है, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे ऊंचाई पूछ ले तो ऊंचाई याद रखिएगा, इसका ऊंचाई जो है 2695, कितना जी, 2695 मीटर, कितना 2695 मीटर, कितना 2695 मीटर, क्लियर। अब अगर बात किया जाए तो इडुक्की, सॉरी अनाइमुडी जो है एक जैक्सन माना जाता है, जैक्सन, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 3 वो पहाड़ी आके आपस में जुड़ती है, मतलब इसके आसपास में। अगर आप देखिएगा इस पॉइंट को हम मान ले, क्या क्या है जी, ये अनाइमुडी है, क्या है अनाइमुडी, इसके ऊपर क्या हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये क्या हो गया जी, यह हो गया पूर्व हो गया, और यह क्या हो गया, यह हो गया चलिए अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अनाइमुडी के जो है उत्तर में अन्नामलाई पर्वत है, अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत है। उसके बाद जो है ये पूर्व में देखिएगा, तो पूर्व में जो है पालनी की पहाड़ी है, पालनी की पहाड़ी। उत्तर में बोले तो क्या कहिएगा, अन्नामलाई की पहाड़ी, पूर्व में बोले तो क्या कहिएगा, और दक्षिण में याद रखिएगा कांड्रेमम, इसे क्या कहते हैं जी, इलायची, नाम कौन रखा हुआ, बताते हैं, इलायची की पहाड़ी। इस पॉइंट को जो है आप याद रखिएगा। जैक्सन में कौन हो गया जी, जैक्सन में कौन है, अनाइमुडी के उत्तर में कौन सा, अन्नामलाई, आप पूर्व में पालनी की पहाड़ी, आप दक्षिण में कांडवम, इलायची की पहाड़ी कहा जाता है, कांडवम इलायची की पहाड़ी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब कहिएगा नाम कौन रखा, समझे। अब देखिए नाम या तो उसके गुण के आधार पर रख दिया जाता है, समझे, या कोई पहले से नाम रखा है। अब मान लीजिए कोई देख रहा है टेढ़ा देख रहा है, तो नहीं होगा कुछ नाम है, नाम कुछ अच्छा है, समझे, तो का नाम रख देगा सबका नहा। अब ओकरा जो है पूरा गांव में सबका नहा कहेगा, क्या कौन कहाँ गया, कहाँ गया, तो कन्हा घर में, लेकिन उनका नाम कोई और अच्छा रहेगा, समझे, नाम रहेगा फूल बाबू, लेकिन अब फूल बाबू ना करके सब कहे क्या कन्हा कहाँ गया,
ये होता है। तो ये हो गया कि उसके मतलब गुण के आधार पे, समझे, अगर कि जन्म के आधार पर। अब जन्म के आधार पे मान लीजिए कि अब किसी का जन्म जो है हो गया मंगल के रोज, तो उसका नाम रख दिया मंगला, समझे, उनका नाम जो मंगल मंगल मंगला मंगला मंगले रह गया, तो इस प्रकार हो गया। तो ऐसा देखिए, वीडियो रोक दीजिए।